हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पहले सेमेस्टर की कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डीएससी थर्ड का सब्जेक्ट रहने वाला है। तो अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसीवेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया सब्जेक्ट के सिलेबस से। तो इसमें जो हमारी टोटल यूनिट रहने वाली है, तो इसमें हमारी टोटल 5 यूनिट रहने वाली है। तो इस सब्जेक्ट में हमारी टोटल 5 यूनिट रहने वाली है, जिनके अंदर अपने अपने चैप्टर्स है। तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट रहने वाली है, सबसे पहले जो हमारी यूनिट रहने वाली है, वो हमारी रहने वाली है यूनिट नंबर फर्स्ट, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद की व्याख्या, जिसमें हम आपके अध्याय 1 के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसमें हम पढ़ेंगे उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद की व्याख्या, भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण, औपनिवेशिक, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी और निम्न वर्गीय व्याख्या है। तो इसमें हम उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट में, और कुछ जो हमारी विचारधारा है जैसे कि राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, औपनिवेशिकवादी, तो ये जो दृष्टिकोण है राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद के, उन सभी के बारे में भी हम आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद जो हमारी सेकंड यूनिट आती है, सेकंड यूनिट हमारी आती है भारत में औपनिवेशिक शासन और उसका प्रभाव। तो इसमें सेकंड यूनिट में हमारे टोटल 3 चैप्टर रहने वाले हैं, चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे संवैधानिक विकास और औपनिवेशिक राज्य, कि जो संवैधानिक विकास है वो किस तरीके से हुआ और औपनिवेशिक राज्य क्या होते हैं, उसको हम चैप्टर नंबर 2 में समझेंगे। चैप्टर नंबर 3 आता है सभ्यता के मिशन की औपनिवेशिक विचारधारा, उपयोगितावादी और मिशनरी। तो जो सभ्यता के मिशन की जो औपनिवेशिक विचारधारा है, 2 विचारधारा है मुख्य रूप से, उपयोगितावादी एवं मिशनरी। तो ये 2 जो विचारधाराएं है सभ्यता के मिशन की औपनिवेशिक विचारधारा, उसको हम आपका चैप्टर नंबर 3 में कवर करेंगे। देन हमारा जो चैप्टर नंबर 4 आएगा, उसमें हम कृषि, भूमि संबंध, उद्योग और जो पारिस्थितिकी पर प्रभाव रहा है, उसको हम आपका चैप्टर नंबर 4 में कवर करेंगे। तो सेकंड यूनिट कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है, वो हमारी थर्ड यूनिट आएगी। तो थर्ड यूनिट जो हमारी रहने वाली है, वो हमारी सुधार और प्रतिरोध को लेकर रहने वाली है। तो इसमें भी हमारे 3 चैप्टर आने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 5 में हम आपसे सबसे पहले 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम रहा है उसको समझेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण रहे हैं, किन कारणों से वो हुआ था, उसके विफलता के कारण, सब उसको हम 1857 की क्रांति को चैप्टर नंबर 5 में समझेंगे। देन हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हमारा चैप्टर नंबर 6 होगा। इसमें हम भारत में प्रमुख सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन देखेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें हम सुधार आंदोलन और सामाजिक आंदोलन देखेंगे। देन हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो हमारा चैप्टर नंबर 7 आएगा। उसमें हम शिक्षा और नए मध्य वर्ग का जो उदय हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, उसको हम चैप्टर नंबर 7 में कवर करेंगे। तो देन हमारी जो थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम हमारी जो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे वो हम हमारी फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारी फोर्थ यूनिट रहने वाली है वो राष्ट्रवादी राजनेता और इसके सामाजिक आधार का विस्तार को लेकर रहने वाली है। तो इसमें भी हमारे टोटल 5 चैप्टर रहने वाले हैं। तो 5 चैप्टर इसमें हमारे रहने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 और 12। तो चैप्टर नंबर 8 में हम समझेंगे राष्ट्रवादी आंदोलन के चरण, जैसे कि उदारवादी संविधानवाद, संवेदनशील एवं उग्रवाद, मुस्लिम लीग की स्थापना। तो इन सभी को हम आपका चैप्टर नंबर 8 में कवर करेंगे। देन हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो हमारा चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट होगा। तो चैप्टर नंबर 9 में हम गांधी और जन आंदोलन, सवैज्ञा अवज्ञा, असहयोग और भारत छोड़ो आंदोलन, तो जो हमारे कुछ आंदोलन रहे उन आंदोलनों के बारे में हम आपका चैप्टर नंबर 9 में कवर करेंगे। देन जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो हमारा चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट होगा। उसमें हम क्रांतिकारी समाजवादी और साम्यवादी के बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 11 में हम भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 12 में द्विराष्ट्र सिद्धांत, विभाजन पर समझौता वार्ता, इन सभी को हम आपका चैप्टर नंबर 12 में कवर करेंगे। तो इसके साथ ही हमारी जो फोर्थ यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। देन हमारी जो
नेक्स्ट यूनिट रहने वाली है और लास्ट यूनिट रहने वाली है वो हमारी यूनिट नंबर 5 रहने वाली है। इसमें हम कुछ सामाजिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें भी हमारे 3 चैप्टर रहने वाला है, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 13 रहने वाला है उसमें हम जनजातीय और किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, और चैप्टर नंबर 14 में श्रमिक और महिला आंदोलन के बारे में, और चैप्टर नंबर 15 में जाति विरोधी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी हमारे सामाजिक आंदोलन है उनको हम आपका चैप्टर नंबर 5 में कवर कर लेंगे, जिसके साथ ही हमारा जो कोलोनिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया सब्जेक्ट है इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ आपकी 5 यूनिट ही है, जिसमें हमारे टोटल 15 चैप्टर है। तो इसको हम समझेंगे, इसको सिंपल भाषा में ब्रेक डाउन करेंगे। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद रहने वाला है। ये सिर्फ इतिहास के शब्द नहीं है, बल्कि भारत के आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की धड़कन भी है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की पहले सेमेस्टर की कोलोनिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट के इस लेक्चर में। तो आज की जो हमारी यूनिट रहने वाली है यूनिट नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर फर्स्ट रहने वाला है, जिसमें हम उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद की व्याख्या देखेंगे। भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के अध्ययन के लिए जो हमारे दृष्टिकोण है, जैसे कि औपनिवेशिक, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी और निम्न वर्गीय व्याख्या है, इन सभी के बारे में हम आपका इस यूनिट में, इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो इसमें हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय से हमें इस यूनिट की स्टार्ट कर लेते हैं। परिचय में हम आपका यही देखेंगे कि आप कल्पना कीजिए कि 1700 दशक का जो भारत था, 1700 के दशक का जो भारत था, उसकी आप कल्पना कीजिए। समुद्र किनारे छोटे छोटे किले, विदेशी जहाज और मसालों, कपड़ों, चाय जैसी चीजों की महक से भरे गोदाम। जो यूरोप के व्यापारी थे यहाँ सिर्फ व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उनके जो इरादे हैं वे बदलने लगे। जहाँ पहले बाजार थे, अब सत्ता के सपने बुने जाने लगे। तो यहीं से ही आपकी जो शुरू हुई थी वो एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई थी जिसे हम कहते हैं उपनिवेशवाद। और इसी उपनिवेशवाद के खिलाफ उठी आवाज ने जन्म दिया राष्ट्रवाद को, नेशनलिज्म को। तो ये हमने कॉलोनिज्म और नेशनलिज्म का जो अर्थ है उसको समझा, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो परिचय में हम आपका यही देखेंगे। इस भाग में औपनिवेशिक शासन और राष्ट्रवाद की परिभाषा और महत्व समझाया गया है। तो इस यूनिट में हम जो कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म है उसकी परिभाषा और उसका क्या महत्व रहा है उसको समझेंगे। कॉलोनियलिज्म वह प्रक्रिया है जिसमें एक ताकतवर देश किसी दूसरे देश पर नियंत्रण स्थापित करता है और वहां की संपत्ति, संसाधनों व लोगों का दोहन करता है। तो जो कॉलोनिज्म है वो आपकी एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो भी एक ताकतवर देश हो गया और जो उससे कम ताकतवर जो देश होगा वो उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा, और वहाँ की जो भी संपत्ति होगी, जो भी संसाधन होंगे, जो भी लोग होंगे, उन सभी का वो दोहन करेगा, उन सभी का वो इस्तेमाल करेगा। जैसे कि हमारे भारत में पहले भी हो चुका है कि जो अंग्रेज आए थे वे पहले आए थे, आने के बाद उन्होंने वहाँ की संपत्ति, संसाधन और लोगों का दोहन किया था। आए तो थे वे व्यापार के उद्देश्य से, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने सत्ता के सपने भी उसमें बुन लिए। और साथ ही नेशनलिज्म एक विचार है जिसमें एक राजा या समूह अपनी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक पहचान के आधार पर एक अलग राष्ट्र बनाना चाहता है। और जो नेशनलिज्म हो गया वो आपकी एक प्रकार की विचारधारा होती है जिसमें जो भी एक समाज हो गया या जो भी एक समूह हो गया वही राजा के रूप में बनना चाहता है, जिससे कि उसकी जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक पहचान है उसके आधार पर एक अलग राष्ट्र बन जाए। तो उसको ही हमने नेशनलिज्म कहा है। तो ये परिचय में हमने आपका समझा कॉलोनिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है, इन दोनों के बारे में हमने आपका परिचय में देख लिया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है परिचय के बाद, वो साम्राज्यवाद का रहने वाला था। तो सबसे पहले हम साम्राज्यवाद की कुछ परिभाषाएं देखेंगे। तो जो साम्राज्यवाद है उसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया है, लेकिन सभी का सार एक ही है कि किसी देश का दूसरे देश पर प्रभुत्व। तो साम्राज्यवाद का अर्थ है दूसरे देश पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण। तो जो कुछ विद्वान है वो इसे राजनीतिक नियंत्रण कहते हैं, यानी जो दूसरे देश की सरकार, सेना और प्रशासन पर कब्जा है उसको ही हम आपका साम्राज्यवाद कहते हैं। यह केवल शासन नहीं बल्कि प्रभुत्व स्थापित करने की एक नीति है। तो जो साम्राज्यवाद है वो आपके एक प्रकार का शासन ही नहीं है, उसमें प्रभुत्व भी स्थापित किया जाता है। इसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, जिसमें हमारी सबसे पहले आने वाली है साम्राज्यवाद एक नीति है जिसका उद्देश्य है एक विशाल साम्राज्य की स्थापना और उसका केंद्रीकृत शासन।
तो जो साम्राज्यवाद है वो आपकी एक प्रकार की नीति भी मानी जाती है, जिसमें एक विशाल साम्राज्य की स्थापना और उस पर शासन करने की जो उद्देश्य है वो उसमें रखा जाता है। इसमें अधिकतर कमजोर देशों पर नियंत्रण करके उनके संसाधनों का उपयोग करके अपने देश के लाभ के लिए किया जाता है। तो जो कुछ विद्वान तो इसको राजनीतिक नियंत्रण मानते ही है, साथ ही कुछ इसे आर्थिक लूट भी मानते हैं। उपनिवेशों से कच्चा माल लेना और तैयार माल वहां बेचना, और कुछ इसे सांस्कृतिक वर्चस्व भी कहते हैं, यानी अपनी भाषा, धर्म और शिक्षा प्रणाली दूसरों के ऊपर थोपना। तो ये तो हमारा साम्राज्यवाद हो गया। साम्राज्यवाद की कुछ परिभाषाएं हमने देख ली। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा साम्राज्यवाद के सिद्धांत को लेकर आता है। तो जो हमारा साम्राज्यवाद है इसके भी आपके प्रमुख सिद्धांत है। इसमें आपका आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ये सभी आपके सिद्धांत आते हैं। तो साम्राज्यवाद क्यों फैलता है, इसके आपके तीन ही मुख्य कारण माने गए हैं। सबसे पहला आर्थिक उद्देश्य, विकसित राष्ट्रों के उद्योगों को कच्चा माल चाहिए, इसलिए उन्होंने उपनिवेश बनाए। तो जो आर्थिक कारण है उसमें जो औद्योगिक क्रांति थी उसके बाद से यूरोप को कच्चा माल और नए बाजार चाहिए, तो उपनिवेशवाद इन दोनों का स्रोत बने हैं। सेकंड आपका जो आता है वो आपका राजनीतिक उद्देश्य आता है। ताकतवर देश अपनी शक्ति दुनिया भर में दिखाना चाहते थे। तो जो दूसरा आपका राजनीतिक या रणनीतिक कारण हो गया, तो इसमें यही कारण आता है कि बड़ी शक्ति अपने साम्राज्य का विस्तार प्रतिष्ठा और सुरक्षा दोनों के लिए करती थी। समुद्री रास्तों और व्यापार मार्गों पर इसका जो नियंत्रण था वो महत्वपूर्ण था। थर्ड जो आपका उद्देश्य आया वो हमारा सांस्कृतिक उद्देश्य आता है। व्हाइट मैन्स बर्डन जैसी जो सोच थी, जिसमें पश्चिमी देश यह मानते थे उन्हें पिछड़े देशों को सभ्य बनाना है। तो जो हमारा थर्ड कारण आता है वो हमारा सांस्कृतिक कारण आता है, जिसमें सभ्य बनाने का जो मिशन था, व्हाइट मैन्स बर्डन का जो नारा था, उसको देकर उपनिवेशवाद को नैतिक ठहराया गया है, जबकि असल मकसद उनका लाभ उठाना ही था। तो ये तो आपका एक व्हाइट मैन्स बर्डन का उनका एक एक्सक्यूज था, जिसे देकर उन्होंने अपने आप को नैतिक ठहराया गया। तो यही हमारे कुछ सिद्धांत हो गए, साम्राज्यवाद के कुछ कारण हो गए जिस कारणों से साम्राज्यवाद फैला है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है साम्राज्यवाद के सिद्धांत के बाद, वो हमारा आता है उपनिवेशवाद पर प्रमुख दृष्टिकोण, जैसे कि उदारवादी, मार्क्सवादी और उत्तर उपनिवेशवादी। तो उदारवाद पर हम उपनिवेशवाद पर हमारे प्रमुख दृष्टिकोण रहे हैं। तो सबसे पहले हम उसके दृष्टिकोण समझने से पहले उपनिवेशवाद की जो परिभाषा है उसको समझ लेते हैं, आखिर उपनिवेशवाद होता क्या है। तो उपनिवेशवाद वह प्रक्रिया है जिसमें एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर वहां शासन करता है और उसकी संपत्ति का शोषण करता है। तो जो उपनिवेशवाद है वो आपकी एक प्रकार की ऐसी नीति या ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है और जो उसका संसाधन है उसे अपने हित में इस्तेमाल करता है। यह शासन आर्थिक लाभ, सांस्कृतिक वर्चस्व और व्यापारिक विस्तार के लिए होता है। तो जो ये शासन किया जाता है ये आपका कोई भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है और सांस्कृतिक भी हो सकता है। तो भारत में यह व्यापार से शुरू हुआ और शासन में बदल गया। जैसे कि आपका जो प्लासी की जो 1757 और जो बक्सर का युद्ध है 1764, इनकी लड़ाइयों के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल करी और यही भारत में उपनिवेशवाद की ठोस शुरुआत मानी जाती है। तो ये तो हमने आपका उपनिवेशवाद को समझ लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो उपनिवेशवाद की विशेषताओं को लेकर आता है। तो हम कुछ उपनिवेशवाद की कुछ विशेषताएं भी देख लेते हैं, आखिर उपनिवेशवाद की क्या क्या विशेषताएं है। तो सबसे पहली जो हमारी विशेषता आती है वो आती है शोषण पर आधारित शासन प्रणाली, अर्थात आर्थिक शोषण। तो उपनिवेश को कच्चा माल देने वाला और तैयार माल खरीदने वाला बाजार बना दिया जाता है। सेकंड आपका आता है उपनिवेशित देश की जनता को अधिकारों से वंचित रखना, अर्थात आपका राजनीतिक प्रभुत्व। तो स्थानीय शासकों की शक्ति समाप्त, कानून और प्रशासन विदेशी ताकत के हाथ में दी जाती है। थर्ड आपका जो आता है वो आपका स्थानीय संस्कृति का दमन और विदेशी मूल्यों को थोपना आता है, अर्थात सांस्कृतिक हस्तक्षेप आता है जिसमें भाषा, शिक्षा, धर्म और रीति रिवाज में बदलाव लाया जाता है। फोर्थ आपका जो आता है वो केंद्र से नियंत्रित प्रशासनिक ढांचा आता है, जैसे कि हो गया सैन्य बल का प्रयोग, तो जो कि विरोध और विद्रोह को दबाने के लिए सेना का प्रयोग किया जाता है। एक आपको एक तरफा लाभ भी आता है जिसमें हर नीति का उद्देश्य केवल उपनिवेशी देश का फायदा ही होता है। तो ये हमारे उपनिवेशीवाद के कुछ विशेषता हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उपनिवेशवाद की जो दृष्टिकोण है, उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण, उनको हम समझेंगे।
तो सबसे पहले हम आपका उदारवादी दृष्टिकोण देख लेते हैं। आखिर उदारवादी दृष्टिकोण होता क्या है। मानते हैं कि उपनिवेशवाद के कुछ लाभ भी हुए, जैसे शिक्षा, रेल, कानून आदि। इसे सभ्यता लाने की प्रक्रिया के रूप में देखा गया। तो जो उदारवादी विचारक है वे कहते हैं कि उपनिवेशवाद के कुछ लाभ भी थे, जैसे कि रेल, टेलीग्राफ, डाक व्यवस्था, आधुनिक शिक्षा। तो उनके अनुसार यह बदलाव समाज को आधुनिक बनाने में तो मददगार हुआ, लेकिन आलोचक ये भी कहते हैं कि ये सीधा जो हुआ था वो केवल ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए था, न कि किसी भारतीय कल्याण के लिए। तो जैसे कि कहा जा सकता है जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने रेल का निर्माण किया था, वो इसलिए नहीं किया था कि जो परिवहन है, जो यातायात के साधन है, जो जिससे लोग अपना एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके, इसलिए नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपना जो कच्चा माल था या जो तैयार माल था वो एक देश से दूसरे देश में भेजने के लिए किया था उन्होंने। तो ये तो हमने उपनिवेशवाद पर जो उदारवादी दृष्टिकोण था उसको देख लिया। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हमारा मार्क्सवादी दृष्टिकोण आता है। तो अब हम आपको उपनिवेशवाद पर जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसको देख लेते हैं। तो मार्क्सवाद मानते हैं कि उपनिवेशवाद पूंजीवाद का ही विस्तार है। तो यह उपनिवेशों से सस्ते कच्चे माल की आपूर्ति और उनके बाजारों पर कब्जा करने की एक नीति थी। तो इसे पूंजीवादी देशों द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण करने की प्रक्रिया कहा गया है। तो जो आपकी ये प्रक्रिया रही है इसमें स्थानीय उद्योग धंधे खत्म हुए और आर्थिक निर्भरता भी बढ़ गए। उनके अनुसार यह केवल शोषण और पूंजी एकत्रित करने का माध्यम था। तो जो मार्क्सवाद है वे कहते हैं कि जो उपनिवेशवाद है वो शोषण और पूंजी एकत्रित करने का ही एक माध्यम था, और भारत के लिए इसका मतलब था कपड़ा उद्योग का पतन, किसानों पर कर का बोझ और गरीबी का विस्तार। तो ये हमने आपका उपनिवेशवाद पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण देख लिया। तो यही हमने आपके दोनों प्रकार के दृष्टिकोण देख लिए। फर्स्ट आपका जो था वो उपनिवेशवाद पर उदारवादी दृष्टिकोण था। सेकंड जो आया वो आपका उपनिवेशवाद पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण आया। अब जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उत्तर उपनिवेशवाद, अवधारणाएं और भारतीय परिप्रेक्ष्य। तो इसमें हम आपका सबसे पहला पॉइंट देखेंगे। इस दृष्टिकोण में उपनिवेशवाद के सांस्कृतिक और मानसिक प्रभाव को केंद्र में रखा गया है। तो जो उत्तर उपनिवेशवादी दृष्टिकोण है उसमें आर्थिक शोषण के साथ साथ मानसिक और सांस्कृतिक दासता पर भी जोर दिया गया है। इस नजरिए से अगर देखा जाए तो उपनिवेशवाद सिर्फ संसाधनों की लूट ही नहीं था, बल्कि सोच, भाषा और पहचान पर भी कब्जा था। इसमें बताया गया कि किस तरह उपनिवेशित लोग अपने आत्मसम्मान, भाषा और संस्कृति से कट गए हैं। तो भारत में इस सोच ने डिक्लोजाइंग द माइंड, मानसिक उपनिवेश से मुक्ति जैसे आंदोलन को जन्म दिया। तो जो डिक्लोनाइजिंग द माइंड यानी मन को उपनिवेशी प्रभाव से मुक्त करना, इस दृष्टिकोण का ही एक मुख्य उद्देश्य था, और उसके माध्यम से ये जैसे आंदोलन थे उनका जन्म हुआ। तो यह तो हमने आपका उत्तर उपनिवेशवाद, अवधारणाएं और भारतीय परिप्रेक्ष्य में देख लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा राष्ट्रवाद को लेकर आता है। तो भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के लिए हम सबसे पहले विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण देखेंगे। राष्ट्रवाद को समझने के लिए जो विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण है उसमें आपके मुख्य रूप से 4 प्रकार के दृष्टिकोण आते हैं। सबसे पहला राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, सेकंड साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, थर्ड मार्क्सवादी दृष्टिकोण और फोर्थ निम्न वर्गीय दृष्टिकोण। तो सबसे पहले हम आपको जो हमारा फर्स्ट दृष्टिकोण है राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, तो हम आपका सबसे पहले राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को देख लेते हैं। तो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण में हम आपका देखेंगे भारत की सांस्कृतिक एकता, गौरवशाली इतिहास और आजादी के संघर्ष को केंद्र में रखता है। तो जो भारत का राष्ट्रवाद है विदेशी शासन के खिलाफ एकजुटता, स्वतंत्रता और गौरव की भावना से प्रेरित था, और यह आंदोलन सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राजनीतिक संघर्ष दोनों का संगम भी था। तो जो राष्ट्रवादी लोग हैं उसमें जो भारत की सांस्कृतिक एकता है वो गौरवशाली इतिहास और आजादी के संघर्ष को केंद्र में रखता है, और साथ ही यह भी मानता है कि भारत एक प्राचीन राष्ट्र है जिसे ब्रिटिश शासन ने तोड़ा था। तो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण कहता है कि भारत को ब्रिटिश शासन ने तोड़ा था और भारत एक बहुत ही प्राचीन राष्ट्र है, और उन्होंने सांस्कृतिक एकता, गौरवशाली इतिहास और आज़ादी के संघर्ष को केंद्र में रखा था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट दृष्टिकोण आता है राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के बाद वो हमारा आता है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो इस दृष्टिकोण में राष्ट्रवाद को वर्ग संघर्ष और आर्थिक संरचना से जोड़ा जाता है। तो जो हमारा मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो राष्ट्रवाद को वर्ग संघर्ष और आर्थिक संरचना से जोड़ता है। तो भारत का जो राष्ट्रवाद है
वो वर्ग संघर्ष के संदर्भ में देखता है इसको, जहां कभी यह शोषित वर्ग की आवाज बनता है और कभी शासक वर्ग का औजार। तो राष्ट्रवाद को शोषित वर्ग की एकता और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष के रूप में भी देखा जाता है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहते हैं कि जो राष्ट्रवाद है वो शोषित वर्ग की एकता तो यही है, साथ साथ वो उपनिवेशवाद के खिलाफ एक संघर्ष भी है। तो ये हमारा मार्क्सवादी दृष्टिकोण हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट दृष्टिकोण आता है वो हमारा निम्न वर्गीय दृष्टिकोण आता है। तो यह दृष्टिकोण सामान्य जनता जैसे किसान, मजदूर, दलित, महिलाएं आदि के अनुभव के केंद्र में रखता था। तो जो आपका निम्न वर्गीय दृष्टिकोण आ गया, ये आपके निम्न वर्ग के जो लोग होते थे उनको केंद्र में रखता था, और यही दृष्टिकोण उन आम लोगों की भूमिका पर जोर देता था जिनकी कान्यता मुख्य धारा के इतिहास में नहीं आती है, जैसे कि किसान हो गए, मजदूर हो गए, आदिवासी हो गए, महिलाएं हो गई। यह मानता है कि इतिहास और राष्ट्रवाद के ज्यादातर लेखों में इन्हें नजरअंदाज किया गया है। तो निम्न वर्गीय दृष्टिकोण कहता है कि जैसे कि किसान, मजदूर, आदिवासी लोग या महिलाएं हो गई, उनको इतिहास और राष्ट्रवाद में मुख्य रूप से इग्नोर किया गया, नजरअंदाज किया गया है। यह एक वैकल्पिक इतिहास लिखने का प्रयास करता है जिसमें उन लोगों की आवाज शामिल हो जो अक्सर मौन रह जाते हैं। तो जो निम्न वर्गीय दृष्टिकोण है ये उन लोगों को सहारा देता है जिनकी अलग इतिहास में या राष्ट्रवाद में किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई है या उनके कोई भी हितों को नहीं देखा गया है। तो ये हमने आपका निम्न वर्गीय दृष्टिकोण देख लिया, ये हमने आपको चारों प्रकार के दृष्टिकोण बता दिए। अच्छा, एक दृष्टिकोण रह गया हमारा, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण रह गया। तो मैं आपको बता देता हूँ साम्राज्यवादी दृष्टिकोण में क्या था। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण में उपनिवेशिक शासकों की नजर में राष्ट्रवाद अव्यवस्था और अशांति फैलाने वाली शक्ति था जिसे दबाना जरूरी था। ये साम्राज्यवाद दृष्टिकोण कहता है कि जो उपनिवेशी शासक की नजर में राष्ट्रवाद था वो अव्यवस्था और अशांति फैलाने वाली शक्ति था जिसे दबाना महत्वपूर्ण माना गया। तो ये हमारा साम्राज्यवादी दृष्टिकोण भी होगा, जिसके साथ साथ हमने राष्ट्रवाद के अध्ययन के 4 प्रमुख दृष्टिकोण भी पढ़ लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा सारांश का आता है, अर्थात हमने जिस तरह भी इस चैप्टर में, इस यूनिट में समझा है उसको हम आपका एक छोटे से सारांश के रूप में देख लेंगे। तो कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म आधुनिक भारत के 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। तो जो उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद है वे एक ही सिक्के के 2 पहलू है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद ने भारत को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से प्रभावित किया। भारत में राष्ट्रवाद का उदय एक बहुआयामी प्रक्रिया रही जिसमें इतिहास, वर्ग संघर्ष, संस्कृति और जन आंदोलन सब शामिल थे। तो जो उपनिवेशवाद है उसने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण किया और इसके जवाब में भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म भी हुआ जिसने स्वतंत्रता की नींव भी रखी थी। तो इसके साथ ही हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष भी कंप्लीट होता है, एक सारांश भी कंप्लीट होता है, जिसके साथ हमारा जो यूनिट नंबर फर्स्ट का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था वो भी कंप्लीट होता है। तो ये थी आपकी फर्स्ट यूनिट जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया शॉर्ट्स में। अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए होगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा जहां हम बात करेंगे आपकी सेकंड यूनिट के बारे में, अर्थात भारत में औपनिवेशिक शासन और उसके प्रभाव के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।